गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास में हम करेंगे रिवीजन्स ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आपको जैसे पता ही है कि हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो एक वीडियो आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग मिल चुकी है, सेकेंड वीडियो आपके पास है न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका होता है कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। क्लियर है बात ये? तो सभी के सभी फॉर्मूले आपको क्लियर हो, इसीलिए मैं आपको एक बार लिख भी देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्मूले कितने हैं आपको याद हो जाएगा, और अगर एक दो हुए उससे अलग तो वो भी आप देख लेना। तो सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला आने वाला है Q इज इक्वल टू NE। Q is equal to Ne, where Q is the charge, N is the number of particle and E is the number of that particular। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है वो N रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये है, इसको लेबल कर लेते हैं 1 2 3 से। 1 सेकेंड आपके पास फॉर्मूला बनता है I is equal to Q by T, where I is current, Q is charge and T is time। और आपको इनकी SI यूनिट भी याद होनी चाहिए। तो आपको पता है, क्योंकि ये देखो एक रिवीजन वीडियो है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी शॉर्ट में। तो आपको पता है I डिनोट्स करंट, Q डिनोट्स चार्ज, T डिनोट्स टाइम। I की SI यूनिट एम्पियर, Q की SI यूनिट कूलम और टाइम की SI यूनिट सेकंड। Third formula is V is equal to W by Q, where V denotes potential difference, W work done, and Q charge। Fourth formula, again very important formula, V is equal to IR, where V is potential difference, I is current, R is resistance। Fifth formula, R is equal to rho L by A, where rho is resistivity, L is length of the conductor and A is the area of conductor। अब क्योंकि एरिया है और अगर आपके पास कंडक्टर सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होने की वजह से इसके लिए आप पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो सिलिंड्रिकल के अंदर जो सर्कल पार्ट बनता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी बनता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको पता हो कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका क्वेश्चन है, उसके अंदर सभी के सभी रेसिस्टर सीरीज में है, लाइक दिस। ठीक है, R1 R2 R3, और इसका अपोजिट पैरेलल के लिए आपके पास रहेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग। और यहां पर कंडीशन क्या होगी डायग्राम्स की, इस तरह से। इस तरह से आपके पास R1 प्लस ये R2 और ये R3। ठीक है, तो 7 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 8th, और ये आपके पास रहेगा W से रिलेटेड, H से रिलेटेड, W से रिलेटेड, और वेरी इंपॉर्टेंट I स्क्वायर RT, where H denotes heat, W denotes work done, और I square RT, where I is current, R is resistance of the conductor and T time for which current is flowing through the conductor। अब इस फॉर्मूले के अंदर, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको डिफरेंट वे में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि देखो यहाँ पर R है ना, I है, तो हम यहाँ पर जैसे I की वैल्यू, करंट की वैल्यू फ्रॉम दिस, अगर हम I की वैल्यू यूज करें V बाय R, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा आपका, H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R स्क्वायर RT। तो एक R से एक आपका R कट जाएगा, तो V स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाय R। तो ये इस तरह से कई फॉर्मूले अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो 8 फॉर्मूले ये हो गए आपके। 9th, पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू W बाय T, जैसे आपको पता है। अब W के फॉर्मूले इतने सारे आपके पास अवेलेबल है, तो पावर का फॉर्मूला भी आपके पास एक से ज्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए आप। W का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं VIT। VIT कैसे आएगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर I की वैल्यू V बाय R ना पुट के R की वैल्यू V बाय I करें, R की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं V बाय I, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा देखो ध्यान से, I स्क्वायर V बाय I T। तो एक I से एक I आपका कट जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा VIT,
यानी कि पावर का एक W वर्क डन का एक फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है ये, दूसरा फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास ये वाला, और तीसरा फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है ये वाला फॉर H और यू कैन से फॉर W वर्क डन और हीट के लिए। अब इन्हीं तीन फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, पावर के अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने VIT को यूज किया, मैक्सिमम टाइम हम VIT को यूज करते हैं, तो यहां से क्या होगा, पावर का फॉर्मूला T से T कट जाएगा और पावर का फॉर्मूला आपके पास बनेगा सिर्फ और सिर्फ V इंटू आई। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से अगर V की वैल्यू पुट करते हैं IR, तो पावर का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा I स्क्वायर R, और अगर हम I की वैल्यू पुट करते हैं V बाय R, तब हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, वी स्केयर बाय आर। तो इस तरह से आपके पास ये सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली में फॉर्मूले कितने अवेलेबल हैं। जितने ज्यादा फॉर्मूले अवेलेबल होंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, और जब क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो क्रिएट होती है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए आपको इस तरह से सबसे पहले मैंने फॉर्मूले समझाए हैं कि आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे ना, तब आपको ये पता होगा कि मेरे पास कितने टाइप के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। और जब आपको ये पता है कि मेरे पास 3 से 4 5 6 तरह के न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तब आपके अंदर कंफ्यूजन हो भी सकती है, और अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपका लेना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस वन बाय वन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पर यहां से लेके यहां तक, फॉर्मूला नंबर 1 से लेके फॉर्मूला नंबर 4 तक आपके पास सिर्फ तीन क्वांटिटीज के अंदर न्यूमेरिकल रहने वाला है। यानी कि आपके पास तीन क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है, दो आपको दे रखी होंगी, तीसरी आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो ये जो 1 to 4 जो आपके पास फॉर्मूलेज हैं, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। इसीलिए इन चारों का मैं आपको एक एक एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, बल्कि इन चारों में से किसी एक एग्जांपल को समझा दूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको इस कैटेगरी का समझाऊंगा, एक क्वेश्चन इन दोनों को मिला के, और एक क्वेश्चन इसको मिला के। टोटल 5 हम लगभग 1 2 3 4 लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस के अंदर सभी के सभी न्यूमेरिकल्स को समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रॉम फॉर्मूला 1 to 4। 1 to 4 में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो प्रॉपर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आप समझते हुए चलिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है हाउ मच करंट, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, वीडियो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सिर्फ समझने की कोशिश करना जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाउ मच करंट विल ए टॉर्च बल्ब ड्रॉ, यानी कि हमें करंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें निकालना है करंट। हाउ मच करंट ड्रॉ विल ए टॉर्च बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए बैटरी ऑफ, बैटरी आपको दे दी है, बैटरी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज आपको दे दी है 3 वोल्ट। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, आपको आर की वैल्यू दे दी 1.2 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको कहा था 3 पैरामीटर होंगे, 2 आपको दे रखे होंगे, तीसरा आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आई आपको निकालना है, वी और आर की वैल्यू आपको दी हुई है। सीधा सीधा आपको पता लग रहा है फॉर्मूला यूज्ड इज V इज इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। हम फॉर्मूले को चेंज करेंगे, आई इज इक्वल टू V बाय आर। तो V की वैल्यू मेरे पास है 3, R की वैल्यू है 1.2। इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, यहां पर आएगा 10, ये बनेगा 6, ये बनेगा 5, ये बनेगा 2, यानी कि 5/2। 5/2 को सोल्व करोगे 2.5। हमें निकालनी थी करंट की वैल्यू, तो करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। आंसर आपके पास बिल्कुल सिंपल 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये थे आपके पास 1 to 4 के लिए। 1 to 4 के लिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि 1 to 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 पैरामीटर्स होंगे, 2 आपको दिए हुए होंगे और एक आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लोगे। अब बारी आती है हमारी रेसिस्टेंस से रिलेटेड, जो हमारे पास फॉर्मूला एक अवेलेबल है, जो मैंने आपको भी बताया। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो हम ये जानते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। तो इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन लेट कर लेता हूं आपके लिए।
ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मैं प्रॉपर पूरी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जैसे मेरे को ये एक्सप्लेन करना है वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास एक वायर है, ठीक है, आई हैविंग अ वायर, एक वायर है मेरे पास जिसका रेडियस रेडियस मुझे दिया हुआ है 0.42 mm, 0.42 mm। रेसिस्टिविटी वैल्यू मुझे दी हुई है 44 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, -8 ओम मीटर। लेंथ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू हैव रेसिस्टेंस ऑफ, लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, 15 ओम होना चाहिए, 15 ओम इसका रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो यहां से यहां पर ये क्या है, इस फॉर्मूले में आपके पास टोटल 4 क्वांटिटीज हैं, 4 क्वांटिटीज है ना। तो फिर आपको क्या दे रखा होगा, 4 में तो 3 दे रखी होंगी और एक आपको निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, फॉर्मूले में ए दिया हुआ है, ठीक है, और गिवन क्वांटिटीज में आपको क्या दे दिया, आर दे दिया। इसका मतलब क्या है, ये सीधा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बल्कि इसकी जो दूसरी फॉर्म है रो एल पाई आर स्क्वायर, ये वाली फॉर्म इसकी यूज होगी। तो आपने इतना दिमाग यहाँ पे लगाना है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है लेंथ। तो इस फॉर्मूले को कंप्लीटली चेंज कर लेते हैं, आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, ये फॉर्मूला बन गया आपका। बस आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो ध्यान से, एल 15, पाई की वैल्यू 22/7 कर लेते हैं, आर का स्केयर है, देखो यहाँ पर आर आपके पास क्या है 0.42, और ये भी ध्यान दो कि इसकी यूनिट क्या दी हुई है, इसकी यूनिट आपको दी हुई है एमएम, एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट नहीं है, इसे एसआई में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.42 इंटू 10⁻³ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिली स्मॉल एम का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ओके, तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे आर स्केयर है, आर स्केयर का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यूज आपको 2 बार यूज करनी है। तो 0.42 इंटू 10⁻³ अगेन थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं से यहाँ पर, 0.42 इंटू 10⁻³ और क्या है, डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी, डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी 44 इंटू 10⁻⁻8। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उसको परफेक्ट कर लेते हैं। तो इसको कैसे परफेक्ट होगा, ये जो 1/7 है ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, लाइक दिस। अब आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इनको सेपरेट सॉल्व करना होता है। और कैसे सॉल्व करना होता है, ध्यान से देखो, 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻8, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर जो सिंबल है वो साइन चेंज कर देती है, नीचे -8 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो गिवन पार्ट है इसको जितना आप सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व कर लेते हैं। 15, 22, 0.42 डिवाइडेड बाय 744, ये वाला पार्ट आपको करना है। अब इसमें ध्यान से देखते हैं, चलो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा आपके पास प्लस के 2, 10⁻² बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। तो ये बनेगा -6, ये है आपके पास +8, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा लिखता हूँ 10⁻², 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या होता है, 10⁻² का मतलब होता है 100, क्या होता है 100। अब इस 100 को खत्म करने की कोशिश करते हैं, यहां से इस पॉइंट को हटाते हैं और यहां पर आ जाएगा 100, तो ये 100 से 100 कट गया। ओवरऑल अब आपके पास क्या बच गया, ध्यान से देखो, अब आपके पास बच गया ओवरऑल ये क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको 2 पे कट कर देते हैं, ये कट जाएगा 21 बन जाएगा। इस पॉइंट को भी हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटा के नीचे आएगा 100, ये कट जाएगा 6 पर, 7 6 42, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया, अब आपके पास बच गया 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 21 से मल्टीप्लाई करो और उसको 100 से डिवाइड कर दो, उसको 100 से डिवाइड कर दो, आपका ओवरऑल टारगेट ये बन गया। तो 15 इंटू 5, 15 6 जा 90, 90 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1890 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 18.90, क्योंकि हमने निकाली है लेंथ, आंसर इज मीटर।
तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले क्वेश्चन कर लिया रिलेटेड टू 4 फॉर्मूलाज, अब हमने एक क्वेश्चन किया रिलेटेड टू 1 फॉर्मूला ओनली। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, डरते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही होते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तब आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मैथ में प्रॉब्लम है तब आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर आप इसमें प्रॉब्लम सपोज करो आप यहाँ पर इसको सबसे पहले 15 को 21 से मल्टीप्लाई करते, फिर इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इससे, तो आपको कंफ्यूजन आनी ही आनी थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिमाग यूज करना है। सबसे पहले इन 10 रेज़ की पावर को सॉल्व करो और उसके बाद धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्टली आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमें आखिर ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। ध्यान से देखो सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या होगा, सर्किट डायग्राम होगा। सर्किट डायग्राम में जो भी पार्ट आपको दिया हुआ है उसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। सपोज करो आपके पास ये वाला सर्किट डायग्राम है, सपोज करो इस तरह से। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा है कि ये सभी के सभी किसमें है, सीरीज में है। ये सभी के सभी जो रेसिस्टेंस है वो किसमें है, सीरीज के अंदर है। कैसे पता लगेगा कि आपने बैटरी के एक एंड से करंट को पास करना है। जैसे मैं यहां से बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता हूं, यहां से आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और वापस आ गया। यानी कि यहां पर कहीं पर भी करंट के लिए डिफरेंट पाथ अवेलेबल नहीं है। और जब भी आपके पास करंट के लिए डिफरेंट पाथ अवेलेबल नहीं होता, यानी कि करंट के लिए दो रास्ते अवेलेबल नहीं है, तो वो हो जाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। वो क्या हो जाता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बहुत ही इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सपोज करो इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 10 ओम, इसकी वैल्यू है 15 ओम, और आपसे पूछ लेते हैं कंप्लीट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का। तो जस्ट आपने ऐड करना है 5 प्लस 10 प्लस 15, ओवरऑल 30 ओम। ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, 30 ओम इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इस तरह के क्वेश्चन में, सीरीज क्वेश्चन में आपके पास जो दूसरी कैटेगरी बन के आती है इसके अंदर, वो ये आती है, क्योंकि यहां पर करंट सेम है, करंट सेम है आपके पास, तो कभी भी आपसे, मे बी पॉसिबल आपसे पूछ लिया जाए, ना पूछा जाए कि करंट फाइंड आउट करो, तो करंट आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि R2 के अक्रॉस फाइंड आउट करो, R2 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करो, तो वो भी सेम रहने वाला है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, हमेशा हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है, जो वोल्टेज है वो डिफरेंट रहती है। तो मैक्सिमम टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि R3 के या R2 के या R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, R1 R2 R3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, आप ये बताओ। तो आप कैसे बताओगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर उसके लिए आपको यहाँ पर एक वैल्यू देनी बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक वैल्यू आपको देनी बहुत जरूरी है, दैट इज कि अप्लाइड पोटेंशियल कितना है। सपोज करो मेरा अप्लाइड पोटेंशियल मैं 30 वोल्टेज मान लेता हूं, मैं क्या मान लेता हूं, 30 वोल्टेज। तो मुझे अब ये बताना है कि इसके अक्रॉस, R3 के अक्रॉस टोटल कितना पोटेंशियल है। ये मैंने लेट किया है, मैंने बुक में से नहीं देखा, इसको लेट किया है, तो इसकी वैल्यू का मुझे पता नहीं है, रैंडम निकालेंगे, आप लोग भी इसे कैलकुलेट करना, दोनों का आंसर सेम आएगा तो इसका मतलब आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमें R3 के अक्रॉस निकालना है ना, R3 के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, वी नो, जैसे कि 15 ओम। हमें निकालनी है वोल्टेज की वैल्यू, तो वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक पैरामीटर चाहिए, दैट इज करंट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको करंट भी निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, R की वैल्यू आ गई टोटल और V की वैल्यू हमें पता है। तो सपोज करो यहाँ पे आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, कंबाइंड 30, और आपके पास यहाँ पर I की वैल्यू हमें निकालनी है, V की वैल्यू कितनी है 30 छोड़ो, हम इसको 60 मान लेते हैं, चलो इसको हमने मान लिया 60। अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, करंट की वैल्यू हमारी बन जाएगी 2 एम्पियर, यानी कि इस पूरे सर्किट के अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है।
क्या कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो अब R1 के थ्रू भी 2 एम्पियर जा रहा है, R2 के भी और R3 के क्रॉस भी करंट जो आपके पास फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर कर रहा है। हमें निकालनी है यहां पर वोल्टेज की वैल्यू, V3 की वैल्यू निकालनी है। तो V3 की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। R की वैल्यू हमें पता है 15, करंट की वैल्यू हमें पता है 2 एम्पियर। V की वैल्यू निकालनी है तो V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू 2 और V की वैल्यू R की वैल्यू 15, तो लगभग 30 वोल्ट, यानी कि 30 वोल्टेज यहां पर है, 30 वोल्टेज यहां पर है आपके पास। क्लियर होगी बातें। अब अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। कैसे करोगे, आप V2 की वैल्यू निकाल लो, आप V1 की वैल्यू निकाल लो, और जब आप इन तीनों को सम करोगे V1 V2 V3 तो ये आएगी टोटल आपके पास 60। अगर आती है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर नहीं आती तो गलत है। करें इस क्वेश्चन को भी, ऐसे भी कर ले, चलो कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ। V3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। V1 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2 इंटू R1, R1 की वैल्यू है 5, तो बन गया हमारे पास 10 वोल्टेज। V2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 इंटू R2, R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो ये कितना बन गया 20, तो 10 20 और ये 30, टोटल कितना हो गया 60। यानी कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर यहां पर V1 V2 V3 की वैल्यू टोटल 60 ना आती, इसका मतलब क्या होता है कि हमने इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती कर दी है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहां पर आपके पास था एक क्वेश्चन जिसमें सभी के सभी सीरीज में है। यहां पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा जिसके अंदर सभी के सभी पार्ट क्या थे, सीरीज के अंदर थे। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर सभी के सभी रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे। कैसे होंगे, देखो ध्यान से। अब सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये R1, ये R2, ये R3, ये बैटरी, इस तरह से इनकी वैल्यूज भी दे देते हैं, 5 10 15 दे देते हैं, 5 10 15 ओम। ओके, अब हमें ये पता करना है कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी से होगा। ये होगा पैरेलल कैटेगरी से। क्यों होगा, करंट को फ्लो करेंगे, करंट को फ्लो करने के बाद यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे करंट के लिए 3 डायरेक्शन अवेलेबल है। करंट के लिए कितनी डायरेक्शन अवेलेबल है, 3 डायरेक्शन अवेलेबल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया आपके पास पैरेलल कैटेगरी का। पैरेलल कैटेगरी का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। सोल्व करेंगे 1/5 1/10 1/15। हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा आपके पास 30, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2, मीन्स 11/30। तो ये आपके पास है 1/Rp की वैल्यू। Rp की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 30/11। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो रही बात आपको। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है और करंट आपके पास यहाँ पे डिफरेंट रहता है, I1 I2 I3। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो स्पेशलिटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपसे डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पूछ लें। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर V इज इक्वल टू IR1, V1 नहीं ऐसे, V इज इक्वल टू I1 R1, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। I1 की वैल्यू निकाल सकते हो V/R1 से, V/R1 से आप I की वैल्यू निकालोगे, V/R2 से I2 की और V/R3 से I3 की। ठीक है, तो आप यहाँ से डिफरेंट करंट वैल्यू निकाल सकते हो। चेक करने के लिए फिर से आप क्या करोगे, इन करंट की वैल्यू को सम कर दोगे इनका, और जो टोटल वैल्यू आपके पास आएगी वो यहां से जो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए उसके रिगार्डिंग होगी, जैसे हमने पहले टेस्टिंग की थी। तो आप ये टेस्टिंग अपने आप करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी पे नहीं जा रहे बल्कि इसी टाइप के क्वेश्चन पे जा रहे हैं, सीरीज और पैरेलल में। यहां पर आपको ध्यान से ये देखना है कि कई बार क्या होता है, आपके पास एक ही क्वेश्चन में इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से आपके पास हो सकता है, जैसे R1 R2 R3 R4, इनकी वैल्यू दे देते हैं 1 2 ओम 3 ओम 4 ओम, इस तरह से इनकी वैल्यू दे देते हैं। तो अभी ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि छोटा छोटा कंपार्टमेंट कौन सा है। जैसे ये एक अलग चीज है, आपको दिख रही है, ये एक अलग चीज है और ये अलग चीज है, लेकिन इसके अंदर ये दो छोटी छोटी चीजों में बटा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए आपको पैरेलल सिस्टम यूज करना पड़ेगा, 1/R1
प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5/6 और 1/RP। तो RP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/5 विच इज 1.2 ओम। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन दोनों को सोल्व कर लिया। इन दोनों को सोल्व करने का मतलब क्या है कि अब ये R1 अलग है, इन दोनों को कंबाइन को सोल्व करके हमारे पास RP की वैल्यू आई है और ये हमारे पास है R4। अब ये अपने आप में कैसे हैं, अब ये अपने आप में सीरीज के अंदर है। किसमें है, सीरीज में। और हम क्या करेंगे, इन्हें RS के अकॉर्डिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। 1.2 और 4, इसका आंसर आ जाएगा 6.2 ओम। तो इस तरह से आपको तब यूज करना है जब आपके पास एक कॉम्बिनेशन दे रखा हो, यानी कि सीरीज में भी है और कुछ पार्ट पैरेलल में भी है। तब आपको वहां पे दिमाग लगाना होता है कि पहले कौन सा पार्ट सोल्व करें। जैसे यहां पर मुझे समझ में आया कि मुझे पहले ये वाला पार्ट सोल्व करना चाहिए, तो पहले मैंने ये वाला पार्ट सोल्व कर लिया। लेकिन अगर इससे अलग आपके पास कुछ है, सपोज करो इससे अलग आपके पास एक डायग्राम में ये दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। सपोज करो अब आपको इस तरह से दिया हुआ होता है, सपोज करो R1, R2, R3, R4, R5, सभी की वैल्यू 1 1 लेट कर लेते हैं। 1 1 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। तो अब ध्यान से देखो, ये पैरेलल में है, लेकिन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी ये दोनों सीरीज में है। तो इसका मतलब क्या है, पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सोल्व करोगे, आपका जो ये डायग्राम है वो कंप्लीट इस डायग्राम में कन्वर्ट होगा पहले। तो यहां पर R1 सही चलेगा, यहां पर R4 आपका सही चलेगा, यहां पे आपका R5 चलेगा। लेकिन यहां पर R1 R2 को सीरीज में कंबाइन करने की वजह से बन जाएगा RS, और वो क्या बन जाएगा 1 + 1 2 ओम। फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा इन दोनों को पैरेलल में। इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ये वाला। तो ये बन जाएगा R1 सेम, R1 5 सेम। इन दोनों को आपको सोल्व करना पड़ेगा पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर कैसे सोल्व करोगे, 1/RP, यहां पर बनेगा 1/2 1/1, तो ये बनेगा 2 1 2 3/2 और 1/RP की वैल्यू है, तो RP क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। इसे सोल्व करोगे फिर बाद में इसको सम करोगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। क्लियर होगी बात आपको। तो लास्ट हमारे पास जो कैटेगरी है, वो लास्ट कैटेगरी हमारे पास है पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड टू पावर। तो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एक लेट करके दिखाया है, और इसके अंदर भी 3 हिस्से बनते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 हिस्से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखा दिए। एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड पावर 1500 वोल्ट 250 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट लाइन मेन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय इट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 50 आवर्स एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ ईच यूनिट कॉस्ट इज ₹6। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है पावर। पावर दिया हुआ है 1500 वोट। क्लियर है, 1500 वोट हमें पावर दिया हुआ है। फिर हमें दिए हुए वोल्टेज। वोल्टेज हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, यहां पर एक वोल्टेज ये दे रखी है और एक वोल्टेज ये दे रखी है। तो हमें कौन सी वोल्टेज यूज करनी है। अभी यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही 250 है। लेकिन अगर यहाँ पे 250 ना होता फिर कौन सी वोल्टेज यूज करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड पावर दिस, यानी कि तो गीजर की रेटेड पावर है, ठीक है, जो गीजर के ऊपर लिखा हुआ है, जिससे कनेक्ट किया है, इज कनेक्टेड टू 250, यानी कि इस 250 से। ओके, तो वोल्टेज आपको दी हुई है 250। हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला आपके पास था, P = V × I। तो I का फॉर्मूला बन जाएगा P/V। पावर आपके पास कितनी है, 1500 है, वोल्टेज 250 है, कट के आपका आंसर आ गया 6। आपका आंसर आ गया 6 एम्पियर। आंसर इज 6 एम्पियर। एक बार मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। हाँ जी, 6 एम्पियर आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। अब बारी आती है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर आपके पास कितनी है, 1500 है, वोट है, टाइम आपके पास है 50 आवर्स। अब इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि यहां पर हम आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो यूनिट में आनी चाहिए। यूनिट में क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट तभी निकलती है जब आप उसको यूनिट में निकालते हैं। तो हम इसे आवर्स में ही रखेंगे, सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
तो आपके पास आ जाएगा 75,000 वॉट आर। तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, वॉट आर होती है, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करता है, किलो वॉट आर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो 75,000 है ये सिर्फ और सिर्फ 75 किलो वॉट आर इस तरह से लिखा जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि ये जो 1000 है इसका हमने क्या बना दिया, के बना दिया। क्या बना दिया, स्मॉल के। आपको पता है ना स्मॉल के की वैल्यू क्या होती है, किलोग्राम। स्मॉल के की वैल्यू होती है 1000। तो हमारे पास जो यूनिट आ गई वो 75 यूनिट आ गई। अब हमें निकालनी है प्राइस। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन ये है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹6 और कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ 75 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 जा 30, ठीक है, 450 रुपीज, 450 रुपीज। तो आपके पास ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने प्रिपेयर करने हैं। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का एक ओवरव्यू दिया है, एक एक न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल की तरह आपको करवाया भी है। आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और इससे आपका काफी हेल्प हो जाएगी। इस तरह से रिवीजन करने में आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।